हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी को नमः शिवाय। और आज जो हम सेशन देखने जा रहे हैं वो है महिला पर्यवेक्षक, महिला सुपरवाइजर के लिए जो खुली भर्ती जो हुई थी, जिसका एग्जाम हुआ था आपका 23 जनवरी 2022 को, उसका हम आज क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, यानी कि PYQ आज की सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया कि 23 जनवरी 2022 को इसका एग्जाम हुआ था, खुली भर्ती। ठीक है, तो ये जो सेट है वो सेट बी है। आपने यदि दिया है तो आपके पास यदि प्रश्न पत्र है तो अच्छी बात है। आपने नहीं दिया है, आप पहली बार दे रहे हैं, तो ये सेशन आप लोगों के लिए तो भी बहुत ही ज्यादा लाभकारी होगा। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको करना क्या है कि लिंक में क्लिक करना है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर लेना और खुद भी देख लेना, एनालाइज करना कि किस तरीके से क्वेश्चन पेपर आया था और हमें किस तरीके से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज जो है ये प्रश्न पत्र को डिस्कस करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ मिल सके। ठीक है, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये सेट बी है। किस तरीके के क्वेश्चन आए थे, तो आई होप आप लोगों ने सिलेबस को देखा होगा, क्योंकि मैंने सिलेबस ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है महिला पर्यवेक्षक का। यदि आपने नहीं देखा है तो इस चैनल में वीडियो डली हुई है, आप जाकर के उसको देख सकते हैं और समझिए कि सिलेबस है क्या। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले पार्ट 1 में क्या आया था, तो स्कीम्स एंड प्रोग्राम्स रिलेटेड टू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम के बारे में आपसे प्रश्न पूछे गए थे। जिसके अंतर्गत पहला प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होती है, यानी कि इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा कौन सा डिजीज ट्रांसमिट होता है, तो HIV, एड्स, मलेरिया, TB या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे यदि हम क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन हम ज्यादा कोशिश ये करेंगे कि आखिरकार क्वेश्चन बने कैसे हैं, फ्रेम कैसे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे यदि हम आंसर की बात करें तो ऑब्वियस है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, तो इंसेक्ट वेक्टर के द्वारा संचारित होता है। ठीक है, तो अब करेक्ट आंसर है हमारा मलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई देता है एवं अधिकतम घातक परिणाम होते हैं। वयस्कता और किशोरावस्था, किशोरावस्था और बचपन, शिशु अवस्था और बचपन, केवल शिशु अवस्था। तो बताएंगे, यहाँ पे आप लोग को पता है तो आप लोग बताइए भी। देखिए यहाँ पे केवल लिखा है, तो मोर और लेस हमेशा क्या होता है कि एकदम वेग स्टेटमेंट है, बोल दिया सभी, बोल दिया केवल, तो ये अधिकतर केस में ये गलत ही होता है। लेकिन ये भी नहीं मैं बोलूंगी कि हमेशा ही गलत होता है, लेकिन अधिकतर केस में गलत होता है, तो इसको तो हम काट देंगे। अब बचा क्या, 3 ऑप्शन, एटलीस्ट हम डी को तो काट लिए, अब 3 ऑप्शन बचा है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि प्रोटीन एनर्जी कुपोषण सामान्यतः दिखाई किसमें देता है और अधिकतम घातक परिणाम किसमें देखा जाता है इसका, तो इसमें किसमें देखा जाता है, तो शिशु अवस्था और बचपन में, शिशु अवस्था और बचपन में, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन एनर्जी malnutrition is mostly seen and has the most destructive consequences in infancy and early childhood। ठीक है, बोलते हैं ना कि प्रोटीन ऐसे हमें क्या करना चाहिए, यानी कि कुपोषण से बचाने के लिए बच्चों को क्या देना चाहिए, प्रोटीन देना चाहिए।
तो बस ऐसा ही हम समझ सकते हैं कि इस तरीके का प्रश्न है, हालांकि इसके लिए हमें डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। इस राज्य के जिलों को नवंबर 2020 तक संचालित आंगनबाड़ी केंद्र की संख्याओं से सुमेलित करना है हमें, यानी कि जिले का नाम दिया गया है और संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या दी गई है। यहाँ से हमें एक आइडिया हुआ कि हम एटलीस्ट जब हम अपनी तैयारी करें तो हम जान लें कि कौन से जिले में कितनी आंगनबाड़ी संचालित की जा रही है सरकार के द्वारा, या फिर हम बोल सकते हैं कि कौन से जिले में कितने आंगनबाड़ी केंद्र हैं, इसकी जानकारी हम जरूर रखें। ये हमारे पास में सूची दी गई है, यहाँ पे मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी, ऑप्शन नंबर डी। ये जो मैं आंसर आपको बता रही हूँ व्यापम के द्वारा लिया गया आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा छोटा करूंगी जिससे आप लोग अच्छे से क्वेश्चन को देख सके। यहाँ पे यदि हम बात करें तो ऑप्शन नंबर डी लिया गया है आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी के अनुसार हम देखते हैं बलरामपुर में कितना, तो 2005। फिर जशपुर में कितना, तो जशपुर में 2931। कोरबा में कितना, तो कोरबा में 2280। राजनांदगांव में कितना, तो 2694। रायगढ़ में कितना, तो 2894। कितना, 2894। ये आंगनबाड़ी केंद्र है इन जिलों में। लेकिन हम कैसे अब तैयारी करेंगे, सभी जिलों के आंगनबाड़ी केंद्रों की संख्या हम अब अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, ये डायरेक्टली हमारे सिलेबस में मेंशन है, घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005, ये सिलेबस में दिया गया है ना, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। इसमें पूछा गया है कि घरेलू हिंसा से स्त्री का संरक्षण अधिनियम 2005 के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार से अभिप्रेत है। शारीरिक दुर्व्यवहार क्या होता है, इस अधिनियम के अनुसार शारीरिक पीड़ा या हानि, जीवन या शारीरिक अंग को खतरा, स्वास्थ्य को खतरा, प्रहार, आपराधिक भय और आपराधिक बल, उपरोक्त सभी। तो यहाँ भी यदि हम बात करें तो उपरोक्त सभी अधिनियम के अंतर्गत शारीरिक दुर्व्यवहार होते हैं, यानी कि फिजिकल अब्यूज क्या होता है, फिजिकल अब्यूज होता है यानी कि आप शरीर को आप पीड़ा हानि पहुंचा रहे हो। ठीक है, जीवन या शरीर या स्वास्थ्य को खतरा है, प्रहार किया जा रहा है, आपराधिक भय, आपराधिक बल दिखाया जा रहा है। तो ये सभी चीजें फिजिकल अब्यूज होता है, शारीरिक दुर्व्यवहार होता है इस अधिनियम के अनुसार। तो उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमसे पूछा गया है कि वर्ष त्योहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान करना है, यानी कि कौन से वर्ष कितना कुपोषण रहा, हमें इसका मिलान करना है। ठीक है, अब जब हम पढ़ेंगे तो जानेंगे ना, बिना पढ़े कैसे जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे एग्जैक्टली यदि हम देखें तो क्या है, वजन त्योहार, वर्ष त्योहार नहीं, वजन त्योहार, जो कि हमको अब यहाँ से क्लियर हो गया हमको क्या है, हमको पढ़ना। देखो, व्यापम हो चाहे जो भी एग्जाम हो, आपको कौन सा, आप जो हिंदी में यदि कहीं पे डाउट है तो इंग्लिश को जरूर देखा करो, क्योंकि किसको मेन लिया जाता है, किसको कंसिडर किया जाता है, तो इंग्लिश को कंसिडर किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ष त्योहार लिखा था, लेकिन वास्तविक क्या, वजन त्योहार के अनुसार नीचे दी गई तालिका में वर्ष और कुपोषण के प्रतिशत का सही मिलान करना है। तो देख लेते हैं, करेक्ट आंसर में डायरेक्टली आएंगे। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी मतलब यहाँ पे एक बार देख लेते हैं, 15-16 में 29.87 था, 16, ये आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि केवल पिछले साल के लिए, आप लोगों को भी ये डेटा पता होना चाहिए। ठीक है, इस साल जो दे रहे हैं, तो हालांकि इसका अभी क्या बोलते हैं, राजपत्र पर प्रकाशित हुआ है, इसके लिए नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा। ठीक, तो चलो आओ देख लेते हैं आंसर क्या होगा इसका। हमारा आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 15-16 में 29.87% था कुपोषण, फिर उसके बाद में 16-17 में 30.13 था, फिर 17-18 में 26.33 था, और 18-19 में 23.37 था। ये कुपोषण का प्रतिशत है। ठीक है, नेक्स्ट में आ जाओ। 5 वर्ष तक के कुपोषण से ग्रसित बच्चों उम्र के अनुसार वजन का प्रतिशत राज्य में एवं भारत में निम्नानुसार है।
यानी कि द परसेंटेज ऑफ द चिल्ड्रेन अप टू 5 years सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन इन दिस स्टेट एंड इंडिया आर एस फॉलो, यानी कि जो बच्चे कुपोषण का शिकार है और वो कुपोषण कैसा, वजन के अनुसार कुपोषण में प्रतिशत पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि राज्य में 37.7% और भारत में 35.7% बच्चे कुपोषण का शिकार है वजन के अनुसार। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। 5 वर्ष के हैं ये बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां से देखो आप लोग केवल क्वेश्चन और आंसर की, ये क्वेश्चन है ये आंसर है, आइडिया ये निकालो कि क्वेश्चन पूछा कैसे गया था, यानी कि ये टॉपिक अपने को करना है, कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है। उत्सुक जिज्ञासु कल्पनाशील क्रियाशील, उत्सुक जिज्ञासु सहज आत्मकेंद्रित, सहज आत्मकेंद्रित एकाग्रहित जिज्ञासु, उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि which of the following group is not correct for child in preschool education from 3 to 6 years। कैसे बच्चे, यानी कि नॉट करेक्ट सही नहीं है, कौन से उम्र के, 3 से 6 वर्ष के शाला पूर्व शिक्षा के संबंध में, यानी कि प्री स्कूल एजुकेशन में, तो कौन सी सही नहीं है। तो देखो, उत्सुक जिज्ञासु कल्पनाशील क्रियाशील, फिर उसके बाद में उत्सुक जिज्ञासु सहज आत्मकेंद्रित, सहज आत्मकेंद्रित एकाग्रहित जिज्ञासु। देखो यहाँ पे यदि हम बात कर रहे हैं कि आत्मकेंद्रित है बच्चा अभी, आत्मकेंद्रित है बच्चा अभी, तो उसको जो है क्या पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज नॉट करेक्ट फॉर चाइल्ड इन प्री स्कूल एजुकेशन फ्रॉम 3 to 6 years। यदि बच्चा सेल्फ सेंटर्ड है तो बच्चा कैसे सीखेगा, क्योंकि छोटा है, आत्मकेंद्रित वहां पे अभी नहीं होना है बच्चे को। ठीक है, फिर उसके बाद में यहाँ पे यदि हम बात करें, यहाँ पे भी आत्मकेंद्रित है तो बिल्कुल काट देना है। ठीक है, फिर उसके बाद में आता है उत्सुक जिज्ञासु कल्पनाशील क्रियाशील, कल्पनाशील बच्चा कल्पना में ही जी रहा है, छोटा सा बच्चा है, ये भी गलत होगा, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रुप सही नहीं है, तो तीनों ही सही नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही नहीं कौन सा है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नोनी सुरक्षा योजना के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही है, क्या सही है पूछा गया है, तो कौन सा सही है देख लेते हैं कौन सा सही है। यह योजना 1/4/2014 को प्रारंभ की गई, यानी कि 1 अप्रैल 2014। यह योजना 1 जनवरी 2014 को प्रारंभ की गई। इस योजना के तहत 18 वर्ष तक लड़की का विवाह न होने पर एवं 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने पर 1 लाख परिपक्वता राशि दिए जाने का प्रावधान है। इस योजना के तहत जनवरी 2021 तक 56518 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया। तो यहाँ पे हमें इस कोड का चयन करना है 134234, सिर्फ 1 और 3, सिर्फ 3 और 4। बताओ, नोनी सुरक्षा योजना। अब नोनी सुरक्षा योजना की यदि हम बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा ये चलाई जाने वाली योजना है। अब हमें उसको पढ़ना है तब तो हम जानेंगे, लेकिन अभी आंसर में आते हैं तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, यानी कि फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। यानी कि ये जो योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1 अप्रैल 2014 को नोनी सुरक्षा योजना प्रारंभ हुआ है। और इसके तहत होता क्या है, तो इसके तहत 18 वर्ष तक की लड़की का विवाह न होने पर 12वीं तक की शिक्षा पूर्ण करने पर 1 लाख परिपक्वता राशि दिए जाने का प्रावधान है। और इस योजना के तहत जनवरी 2021 तक 56,518 हितग्राहियों को पंजीकृत किया गया है। ये बिल्कुल सही है। ठीक, चलो नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट है आपका समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई। संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती है। शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को दी जाती है। पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित है। उपरोक्त 4 कथनों में से कौन सा सही है, 1 2 3, 2 3 4, 3 4 1 या 4 1 2। बताओ क्या करेक्ट है। अब ये डायरेक्टली आपके सिलेबस में मेंशन है, यदि आप सिलेबस
को अच्छे से पढ़ लोगे तो आप बहुत हद तक ये जो आपका योजनाओं से संबंधित प्रश्न है आप बना ले जाओगे। अब बात आती है समेकित बाल विकास परियोजना से। तो जो समेकित बाल विकास परियोजना है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि जो समेकित बाल विकास परियोजना है वो बिल्कुल 2 अक्टूबर, यहाँ से नोट डाउन भी कर लेना, नोट्स भी बन रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फैक्ट बेस्ड आया था, पढ़ना आपको फिर से यही है, ठीक है। अब इस तरीके से नहीं पूछेगा तो थोड़ा दूसरे तरीके से पूछ लेगा, लेकिन पढ़ना तो आपको यही है। समेकित बाल विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1975 से शुरू हुई। फिर संदर्भित सेवाएं शारीरिक रूप से दिव्यांग बच्चों यानी कि विकलांग बच्चों, जोखिम वाले बच्चों और बीमार बच्चों को दी जाती है। शाला पूर्व शिक्षा 3 से 6 वर्ष के बीच के बच्चों को दी जाती है। बिल्कुल ये तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। पूरक पोषण योजना नवजात शिशुओं के लिए निर्धारित है, ये कथन गलत है आपका। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 अक्टूबर 1975 को निम्नलिखित विकास खंडों एवं आंगनवाड़ी केंद्रों में समेकित बाल विकास योजना को प्रारंभ किया गया। सही युग्म का चयन करना है आपको। कौन सा है, क्या लिखा है, आओ देख लेते हैं। अब ये क्या है, ये आपको डेटा भी पढ़ना है। यहाँ से क्लियर हुआ कि डेटा से भी क्वेश्चन आया है, ठीक है, डेटा से क्वेश्चन आया है। क्या आया है, 33 विकास खंड एवं 4791 आंगनबाड़ी केंद्र में, 23 विकास खंड एवं 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों में, 33 विकास खंड एवं 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों में, 23 विकास खंड एवं 4791 आंगनबाड़ी केंद्रों में। हमसे बोला गया है कि जो समेकित बाल विकास योजना है वो कितने विकास खंड एवं आंगनबाड़ी केंद्रों में प्रारंभ किया गया, तो हमें पता होना चाहिए कि 33 विकास खंड और 4891 आंगनबाड़ी केंद्रों में। अब आप बोलोगे इतना क्लोज डेटा पूछा है, जी हाँ बिल्कुल पूछा तो है, लेकिन अपने को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब आप बोलोगे इतना सारा डेटा हम पढ़ सकेंगे क्या? देखो ये जो क्वेश्चन होते हैं ये पूरा डेटा बेस्ड है। यदि हम पढ़ेंगे, यदि याद हो जाता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं होता है तो इतना इसके पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि बहुत सारे डेटा रहते हैं। अब कुछ याद होते हैं, कुछ नहीं होते हैं, ठीक है। तो जहां पे हम अपना कर सकते हैं हम उस पे ज्यादा फिर फोकस करेंगे। अदरवाइज इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की जनसंख्या 121.02 करोड़ थी, 121 करोड़ थी। भारतवर्ष में 6 से कम आयु के बच्चों की जनसंख्या 13.88 करोड़ थी। फिर इस राज्य की जनसंख्या 2.56 करोड़ थी। इस राज्य में 6 से कम आयु वाले बच्चों की जनसंख्या 35.84 लाख थी। उपरोक्त 4 कथनों में से कौन सा सही है? 1 2 3, 2 3 4, 3 4 1 या 4 1 2? बताओ कौन सा कथन सत्य है। अब भारत की जनगणना के अनुसार यदि हम बात कर रहे हैं तो भारत की जनगणना के अनुसार जो कथन सत्य है वो ये है कि भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार 121 करोड़ जनसंख्या थी। बिल्कुल ठीक है। अभी जो है लेटेस्ट डेटा अभी पब्लिश नहीं हुआ है, बहुत जल्द पब्लिश, क्योंकि ये जनगणना जो है यदि हम देखें 2011 के बाद 2021 को नहीं था होना था, लेकिन कोरोना आ गया तो कोरोना की वजह से ये जनगणना नहीं हो पाई, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जनगणना बिल्कुल कंडक्ट करवाई ही गई है, ठीक है। तो उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो अभी डेटा अभी ऑन डोमेन पब्लिश नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्द पब्लिश भी कर दिया जाएगा। ठीक, आगे देखो क्या बोला गया है कि नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं कि भारत की जनसंख्या बिल्कुल 121 करोड़ थी। फिर उसके बाद में यदि हम बात कर रहे हैं कि और क्या सही है, तो इस राज्य की जनसंख्या 2.56 करोड़ थी। फिर इस राज्य में 6 से कम आयु वाले बच्चों की जनसंख्या 35.84 लाख थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है हमारा। क्या सही है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। ठीक, चलो नेक्स्ट में आओ। निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व नहीं है? कौन सा पोषक तत्व नहीं है? विटामिन, मिनरल, फाइबर या वसा? हमसे बोला क्या गया है समझते हैं हम लोग, यानी कि यहाँ से हमें क्लियर हो रहा है
कि हमें इस तरीके के क्वेश्चन भी पढ़ना है, यानी कि साइंस बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें आना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज नॉट कंसिडर्ड अ न्यूट्रिएंट? विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर, फैट्स। बताइए क्या क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? अब यहाँ पे यदि हम बात करते हैं कि क्या चीज नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फाइबर पोषक तत्व नहीं होता, अदरवाइज विटामिन, मिनरल, फैट्स ये सभी न्यूट्रिएंट्स है, बट फाइबर क्या है? फाइबर हमारा पोषक तत्व नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। आपको पता है जो व्यापम के द्वारा जो आंसर लिया गया था उसमें भी बहुत सारे जो क्वेश्चंस थे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस को विलोपित भी किया गया था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनके आंसर्स भी गलत लिए गए थे। ठीक है, दावा आपत्ति लोगों ने लगाई भी थी, लेकिन उसके अंतर्गत यदि हम बात करें तो आप ये बिल्कुल एक्सपेक्ट करो कि यहाँ पे मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य है कि आपको क्वेश्चन मिलने चाहिए कि देखो किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ये नहीं कि यही पूछ लिया जाएगा, नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आइडिया होना चाहिए कि देखो इस तरीके का क्वेश्चन आता है और इस तरीके का हमको अपनी तैयारी करनी है। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के उद्देश्य हमें बताना है। कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाई का निवारण करना, विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च रोकना, सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना, नव विवाहित जोड़े को भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना, सही कोड का चयन करना है 1 2 3 1 2 1 3 1 2 3 4। बताओ मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? आओ देख लेते हैं। तो कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत होता क्या है कि कन्याओं के विवाह में आने वाली आर्थिक कठिनाइयों का निवारण किया जाता है। स्टेटमेंट से ही पढ़ने पे ही हमें क्लियर हो रहा है। ठीक है, विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च रोका जाता है इसके अंतर्गत, और सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि कराना होता है। अब आपको चलो एक बात बताती हूँ, मान लो हमें नहीं पता था आंसर, अब ही हम नहीं जानते, लेकिन हम तो भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं आपको मैं वो सिखाती हूँ। देखो ये यदि हम स्टेटमेंट देखेंगे कन्यादान है तो आर्थिक कठिनाई का निवारण तो करेंगे, क्योंकि नाम से पता चल रहा है हमें। ठीक है, फिर अब देखो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 सही है और सब में 1 1 लिखा है। ठीक है, तो इसको तो बिल्कुल काट दो, यानी कि ये तो हो गए। फिर उसके बाद में सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करना, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो कि बिल्कुल सत्य होगा ही, क्योंकि आप पढ़ोगे तो जान जाओगे, क्योंकि कन्यादान जब सामूहिक विवाह के माध्यम से मनोबल एवं आत्मसम्मान में वृद्धि करवाई जा रही कन्यादान लिखा हुआ है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट होता है। जैसे ही 3 करेक्ट हुआ तो ये वाला कट हो गया, क्योंकि इसमें 3 नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, अब बात आती है कि नवविवाहित जोड़े की भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता करना। अब भावी जीवन के लिए आर्थिक सहायता क्यों करेंगे ये, आप ये भी तो सोचो। शादी कर दिए, हो गया, अब आप लोग जानो, तो आप ये खुद सोचो कि नवविवाहित के लिए वो भावी जीवन के लिए क्यों करेंगे? नहीं करेंगे ना, शादी तक का ही तो देखा जाए कि शादी करवा दिए, हो गया, तो 4th को काट दो। जैसे आप 4th काटोगे तो ये भी आपका कट गया। अब बात आती है कि अब हम 2 में आगे फंस गए, 2 करेक्ट है या नहीं। विवाह के अवसर पर फिजूल खर्च रोकना, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है कि विवाह के अवसर पर फिजूल खर्ची जो होती है उसको रोकने का उद्देश्य इसके अंतर्गत है मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना, यानी कि करेक्ट। ये देखो अब मैं आपको क्या बताई हूँ यहाँ पे कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये मैंने आपको बताया है यहाँ पे। अदरवाइज मैं डायरेक्टली बोल देती कि ये वाला करेक्ट आंसर है, आप लोग भी यहाँ पे टिक कर लेते, जान लेते कि अच्छा ये वाला है। लेकिन आपको ना एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। मान लो कुछ चीज नहीं जानते हो तो कैसे सॉल्व करोगे, तो सॉल्व करने की टेक्निक भी मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रही हूँ। ठीक, तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट में आ जाओ, निम्नलिखित में से बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन से हैं? डिप्थीरिया तथा टिटनेस, टिटनेस तथा पोलियो, पोलियो तथा डिप्थीरिया, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बैक्टीरिया जनित रोग कौन सा है? बैक्टीरिया जनित रोग है डिप्थीरिया तथा टिटनेस। क्या है? डिप्थीरिया तथा टिटनेस। नेक्स्ट में आओ, राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का लक्ष्य क्या है? बच्चों में कुपोषण के प्रति 3% तक तथा बालिकाओं में एवं महिलाओं में अनीमिया को प्रतिवर्ष 2% तक कम करना,
बच्चों में कुपोषण के प्रति 2% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में अनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कम करना। बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 3% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में अनीमिया को प्रतिवर्ष 4% तक कम करना। उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो है स्टेटमेंट बेस्ड है बट इम्पॉर्टेंट है, ये याद होना चाहिए हमें। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्तर पर जो पोषण अभियान का जो लक्ष्य है उसके अंतर्गत कौन सी बात सही है कि बच्चों में कुपोषण को प्रतिवर्ष 2% तक तथा बालिकाओं एवं महिलाओं में अनीमिया को प्रतिवर्ष 3% तक कम करना है। राष्ट्रीय स्तर पर पोषण अभियान का ये लक्ष्य है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बच्चे के स्वास्थ्य स्तर को किन परिस्थितियों में गंभीर रूप से जोखिम भरा माना जाता है? तो किन परिस्थितियों में स्वास्थ्य स्तर को जोखिम भरा माना जाएगा? यदि जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम है, शिशु का वजन लगातार 3 माह से बढ़ नहीं रहा, शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही है, उपरोक्त सभी। तो कब हम मानेंगे कि स्थिति गंभीर हो गई है? तो हम तब मानेंगे कि स्थिति गंभीर हो गई है जब जन्म के समय शिशु का वजन 2 किलोग्राम से कम है, बच्चा पैदा हुआ है और 2 किलो से भी कम है, या फिर 3 माह से उसका वजन बढ़ नहीं रहा है और वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही है। बढ़ना नहीं, कमी होना, ये दोनों ही कथन तो सत्य है। आप देखो ना, ये आप थोड़ा सा आइडिया लगाओ, समझने की कोशिश करना क्या लिखा है, क्या लिखा है समझना। मैं ये बोल नहीं रही हूँ कि आपको पता है, लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा एनालाइज कर रहे हैं। लिखा है कि शिशु का वजन लगातार 3 माह से बढ़ नहीं रहा, 3 माह से बढ़ नहीं रहा, शिशु के वजन में लगातार 2 महीने से कमी हो रही है। कमी होना, यहाँ पे लिखा है कमी हो रही है और यहाँ पे बढ़ नहीं रहा है, यहाँ पे लिखा है 2 किलोग्राम से कम है। तो ये जो तीनों ही स्थितियां हैं वो क्या मानी गई है? वो गंभीर मानी गई है। स्वास्थ्य स्तर में ये तीनों ही परिस्थितियां गंभीर हैं, इसीलिए उपरोक्त सभी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के प्रयोजन के लिए राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट कर सकेगी। उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सहमति से, राज्य सरकार की सहमति से या केंद्र सरकार की सहमति से। आइए देख लेते हैं आंसर क्या होगा। बोला गया है, यहाँ पे क्या बोला गया है कि राज्य सरकार बालक अधिकारों के अपराधों का त्वरित विचारण करने के, यानी कि तुरंत होना चाहिए, तुरंत हियरिंग होनी चाहिए या फिर स्पीडी ट्रायल होना चाहिए किसी भी ऑफेंस का। उसके लिए क्या कर रहे हैं कि राज्य में कम से कम एक न्यायालय को या प्रत्येक जिले में किसी सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय आप बना दो। कौन बोलेगा हाँ ठीक है बना दो? किसके निर्देशों पर ये बात बोली जा सकती है? तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की सहमति से ऐसा हो सकता है। यानी कि या तो हर एक जिले में एक सेशन न्यायालय को बालक न्यायालय बना देंगे या फिर राज्य में कम से कम एक न्यायालय को तो बनाएंगे ही बालक न्यायालय। तो ये कौन यदि बोल देगा तो हो जाएगा, यदि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति बोल देंगे, यानी कि विद कॉन्करेंस ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये एक्शन लिया जा सकता है। ठीक, चलो नेक्स्ट में आओ। यदि कोई व्यक्ति दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के तहत प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा तो वह कारावास से दंडनीय होगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम की नहीं होगी। 10 वर्ष, 5 वर्ष, 3 वर्ष या 2 वर्ष। यानी कि यहाँ पे लिखा है कि जो आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है 1961 का, यानी कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम के अनुसार लिखा है कि प्रारंभ के पश्चात, यानी कि यहाँ पे क्या लिखा, प्रारंभ के पश्चात दहेज देगा या लेगा। इफ एनी पर्सन आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट 1960,
गिव्स और टेक्स डाउरी, यानी कि जब ये प्रतिषेध अधिनियम आ गया है उसके बाद यदि कोई व्यक्ति दहेज लेगा या देगा तो उसको कारावास है, लेकिन कितने दिनों का उसको कारावास मिलेगा? तो उसको कारावास मिलेगा 5 वर्षों का। अब डायरेक्टली ये आपके सिलेबस में मेंशन है तो इसको पढ़ेंगे तो आइडिया हो जाएगा हमें। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा छोटा करूंगी जिससे सब कुछ क्लियरली विजिबल हो। ठीक है, आई होप दिख रहा होगा। निम्नलिखित में से क्या बोला जा रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत सरकार द्वारा पूरक पोषण आहार के लिए निर्धारित वित्तीय मापदंड पोषक तत्व एवं ऊर्जा 6 माह से 6 वर्ष तक के गंभीर कुपोषित बच्चों के लिए सही है? इंपॉर्टेंट है, ये अपने को पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा देखेंगे अपन। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया, आओ देख लेते हैं। करेक्ट आंसर में डायरेक्टली जाऊंगी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वित्तीय प्रावधान 12 रुपए, प्रोटीन 20 से 25 ग्राम, कैलोरी 800 कैलोरी, 800 कैलोरी, यानी कि सीरियसली माल न्यूट्रिशन है। गंभीर कुपोषित बच्चे के लिए ये मापदंड निर्धारित किया गया है। वित्तीय मापदंड है आपका 12 रुपया, प्रोटीन है आपका 20 से 25 ग्राम और कैलोरी 800 कैलोरी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। रेडी टू ईट फूड में कौन से घटक नहीं होते हैं? तो कौन से घटक नहीं होते हैं रेडी टू ईट फूड में? गेहूं, सोयाबीन, चना शक्कर तथा सोयाबीन तेल, सोयाबीन का तेल, गेहूं, सोयाबीन तथा चना, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न को विलोपित किया गया था, विलोपित कर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आएंगे, लेकिन ये हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हुआ। पार्ट 1 आपका योजनाओं से संबंधित था, जैसा कि हमने शुरू में ही देखा था कि महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम आपके पार्ट 1 में 20 नंबर्स के 20 प्रश्न आए। ठीक है, तो उसके आगे अब हम जो जनरल एप्टीट्यूड है, यानी कि मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इंग्लिश, हिंदी, ये सब हम आगे वाले सेशन में इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन देखो, मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को केवल क्वेश्चन और आंसर आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवाना, क्योंकि वो हमारे लिए लाभकारी नहीं होगा। हमारे लिए फिर लाभकारी क्या होगा? जिससे हम ये एग्जाम को क्लियर कर सके, हम भी महिला सुपरवाइजर बन सके। उसके लिए जरूरी है कि हम क्वेश्चन को देखें और हम समझें कि आखिरकार प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। अब हमें अपनी तैयारी कैसी करनी है। हमें एक चीज समझ में आई, यानी कि डेटा से भी क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ पे, यानी कि फैक्ट बेस्ड भी क्वेश्चन है, यानी कि कितने जिले के अंतर्गत कितने आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इस तरीके के प्रश्न पूछे गए। विकास खंड पूछे गए हमसे, यानी कि कितने विकास खंडों में कितने आंगनवाड़ी केंद्र, वो भी हमसे पूछा गया। जिला पूछा गया, विकास खंड पूछा गया हमसे। जो है इंडिया लेवल का भी क्वेश्चन, इंडिया लेवल का मतलब कि हमको थोड़ा सा न्यूट्रिशन से संबंधित चीजें हमें पता होनी चाहिए कि क्या है क्या नहीं। ICDS हम अपने को पढ़ना है अच्छे से, ये सभी चीजें आपके सिलेबस में मेंशन है। हम बहुत अच्छी तरीके से इसकी तैयारी करेंगे। उसके लिए आप लोग यदि चाहते हैं हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के साथ में अपनी तैयारी करना तो आप लोगों को करना क्या है, आप हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और मोबाइल ऐप में हमारी महिला सुपरवाइजर की क्लास स्टार्ट हो रही है। तो आप मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और क्लास में आप अपनी एनरोलमेंट करवा लीजिए और बेहतरीन तरीके से आपकी तैयारी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और YouTube में भी क्लासेस होंगी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल क्लासेस नहीं होंगी। आपको जुड़े रहना है हमारे YouTube चैनल के साथ में, ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज YouTube चैनल के साथ। इसमें भी क्लास कंडक्ट होगी, लेकिन पूरी क्लासेस नहीं हो पाएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पेड कोर्स है, तो पेड कोर्स में पूरी क्लास YouTube में तो नहीं हो पाएंगी, लेकिन कुछ क्लासेस जरूर YouTube में भी कंडक्ट होंगी। ठीक है, यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है, आपके लाभ का लगा है, तो सेशन को शेयर कर दीजिएगा। आपको पसंद आया है तो लाइक करिएगा, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लेकर के आए। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखना, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचते रहे। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमः शिवाय।